डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। स्वाध्यायः परमं तपः। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ જાણો છો, આજના સમયમાં લિટરસીનો અર્થ કેવળ અક્ષર જ્ઞાન એટલો સીમિત નથી રહ્યો. હવે વાસ્તવમાં લિટરસીનો અર્થ અક્ષર જ્ઞાનની સાથે કમ્પ્યુટર લિટરસી પણ છે જ. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલયે કમ્પ્યુટર લિટરસી માટેનો એક બેઝિક કોર્સ તૈયાર કર્યો, જેને આપણે CCC તરીકે ઓળખીએ છીએ. CCCના આ કોર્સના એકેડેમિક કોલેબોરેશન માટે આપણને અમેરિકાના લુઇઝિયાના સ્થિત સધર્ન યુનિવર્સિટી અને બેટન રૂજ સ્થિત ICT યુનિવર્સિટીનું એકેડેમિક કોલેબોરેશન પ્રાપ્ત થયું. ટેકનિકલ કોલેબોરેશન માટે આપણે ભારતની અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત એવી L&T ઇન્ફોટેકનો સંપર્ક સાધ્યો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીનો CCC કોર્સ દુનિયાની કોઈ પણ સર્વાધિક પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીના બેઝિક કમ્પ્યુટર કોર્સની સમકક્ષ થયો છે. દુનિયામાં પ્રથમ વખત કમ્પ્યુટર લિટરસીનો આ બેઝિક કોર્સ એક નહીં પણ 4 ભાષાઓ, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇવન ઉર્દુ ભાષા, આ 4 ભાષાઓમાં એક સાથે આપણી વિશ્વવિદ્યાલય આ કોર્સ વિદ્યાર્થીઓને ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે. स्वाध्यायः परमं तपः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, જ્યાં જ્ઞાનના અંકુરો વિજ્ઞાનનો ઉદ્યાન ખીલવે છે. આજે જ લોગ ઓન કરો www.baou.edu.in. पर वो जो समझ नहीं है, जो इरेलीवेंट है और चाहे ठीक लगती हो आपको, पर रिसर्च के साथ जो समझ नहीं आई, तो अगर एक आध बात कह दो तो लोगों को लगेगा कि भैया हम ही नहीं, टेढ़े मेढ़े लोग और भी हैं जिनको बातें समझ नहीं है, तो उससे ही सहारा हो जाएगा. पर अपन उसको टाइम करीब 3-4 मिनट लगाएंगे. सिर्फ क्या बात नहीं समझ आई, उससे माहौल को सहारा मिलेगा और मेरे को रास्ता मिलेगा कि मैं क्या बोलूँ फ्यूचर में, मतलब अपने 2 घंटे में. 2-4 लोग कोई भी जो बोलना चाहे खड़े होकर जल्दी से. क्या बात नहीं. हाँ सर, आपने स्लाइड शो जो दिया है उसमें एक चीज़ है प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फील्ड डेटा. 3 टाइप उसमें मेंशन किए हुए, डेटा पीसीस, डेटा कैटेगरीज एंड दी डेटा पैटर्न्स. सर वो चीज़ क्या है, वो नहीं समझ में आया. चलिए ठीक है, मेरे को बात है कि एक अपने माइंड में एक डेटा जिंदगी भर देखते हैं. अभी मैं जवाब नहीं दूंगा सर, पर आपका जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि सब लोग तैयार हो जाएं कि वे हमारे पास हम देखते हैं, हम धीरे वो देखती, मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो डेटा बना रहा हूँ. सीधे ही बनता है ऐसा मैं नहीं कहा, पर डेटा बन जाता है. पर वो डेटा बिखरा 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 होता है माइंड में. तो बिखरे बिखरे डेटे को फिर मैं क्या करूं, अच्छा भाई लड़कियां यहाँ बैठी हैं, देखो इधर मैंने पैटर्न बनाया है, ये 3 मान लो 3 लड़कियां बैठी हैं, भैया आपको लड़की है तो ये 3 लड़कियां बैठी हैं और 3 आदमी बैठे हैं और 3 कुछ बैठे हैं, बड़े आदमी बैठे हैं और छोटे. ये हुआ मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ. डेटा आइसोलेटेड एक में अपने में ठीक होता है वो भी, लेकिन यूजलेस है जब तक उनको हम कैटेगरीज ना करें. अब ये ना पूछना क्यों, क्या हो जाएगा, फिर रिसर्च उससे चालू होती है. तो डेटा के बाद कौन सा
बोलो, जवाब दो ना। डेटा पीसेस। डेटा से बाद में फिर कैटेगरीज बनती हैं, कैटेगरीज के बाद में फिर कैटेगरीज की कैटेगरी की बड़ी कैटेगरी से शादी हो जाती है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होल होलिस्टिक चीज बनती है। फिर बाकी लंबी बात बाद में कहूँगा, पर आपने जो सवाल पूछा ना, ये देखो, तेरे को सलाम। एक कल लोगों ने पूछा था कि हम जो भी ये तौर तरीका है गाइड्स को एलोकेट करने का, ये तौर तरीका कुछ कारणों की वजह से आया है। कुछ गाइड पढ़ाते नहीं थे, कुछ सुंदरों को पढ़ाते थे सिर्फ, और दूसरों को मिलते नहीं थे। तो फिर क्या करें, यूजीसी ने कुछ सोचा और एक डंडा थोप दिया कि सब लोगों को गाइड अपनी मर्जी से नहीं मिलेंगे और गाइड अपनी मर्जी से सो नहीं सकेंगे, तो सबको बराबर बांटने के लिए तौर तरीका किया। पुलिस मेथड ठीक है, एकेडमिक मेथड यूजलेस है, हार्मफुल है बल्कि, पर क्या करें, जैसे कि जिस तरह से चलना है। पर हम यहाँ पे साहब बैठे हैं, अपनी तरफ सोच लें कि भैया यूजीसी का भी जो तौर तरीका है अपन माने, कुछ लोग जो नहीं काम करते उसको करवाने का ही डंडा यूज कर रहे, पर लोगों को ज़्यादा फ्रीडम अंदर से दे दें कि भैया अपनी मर्जी से टॉपिक के हिसाब से जब गाइड लोगे तो मज़ा भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। मुझे लगता है उन्होंने सुन लिया है, ऐसा तो जरा एक बार कह दो कि तो ठीक है ही ठीक है सर। वाह, ये तो बिना माइक के बोलते हैं। अच्छा, एक और पूछ लो, ये किसी ने कल कहा था। हाँ, So what is the basic difference between deductive approach एंड इंडक्टिव अप्रोच? देखो, अपन जब रीजनिंग करते हैं, एक को कहते हैं एग रूल, इसको दूसरे को कहते हैं रूल एग, पहले को कहते हैं EG एग रूल। मतलब मैं इंडक्टिव डिडक्टिव के साथ जोड़ रहा हूँ कि हम एग्जाम्पल देखते रहते हैं और फिर कहते हैं वाह, गुजराती तो बहुत प्यारे लोग होते हैं। अगर मैंने देखा कि गुजराती लोग तो खराब होते हैं, तो खराब एग्जाम्पल, और जो मेरे खराब लोग मिले तो रूल क्या बना, गुजराती खराब होते हैं, पंजाबी भी खराब होते हैं, आप ये नाराज ना होना। तो मतलब जब हम डेटा से शुरू करें, एग्जाम्पलों से शुरू करें और एंड रिजल्ट बनाए रूल, जिसको कह लो एग रूल या उसको कह लो इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच खुली होती है, रूल्स बाद में बनते हैं, है ना। दूसरी अप्रोच डिडक्टिव होती है, वहाँ पे अब कहाँ से आती है ये ना पूछना भी, थ्योरी पहले होती है, फिर वो थ्योरी सच है या हमारे घर भी सच है, कच्छ के एरिया में भी सच है, इस गुजराती ग्रुप के भी साथ सच है, उसको हम टेस्ट करते हैं, फिर वो डिडक्शन से एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे ऑल क्रोज आर ब्लैक, ऐसा एक एग्जाम्पल है, ऑल क्रोज आर ब्लैक। तो फिर यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ के क्रो भी ब्लैक है क्या, देखा हाँ ब्लैक है यार, हाँ ब्लैक है क्या, हाँ ब्लैक है। अगर यहाँ पे क्रोज वाइट नजर आ गया तो फिर अपनी थ्योरी टूट जाती है। तो फिर हमको कहने का मोस्टली क्रोज आर ब्लैक, फिर मोस्ट वर्ड लाएगा, प्रोबेबिलिटी बनेगी। पर ये मोटे तौर पे दो तरीके हैं, एक इंडक्टिव और वो थ्योरी बनाता है, और डिडक्टिव अप्रोच में थ्योरी टेस्ट होती है, और ये अपोजिट होती है। जो क्वालिटेटिव अप्रोच है वो इंडक्टिव अप्रोच है, जो दूसरी अप्रोच है फिलॉसफी वगैरह की डिडक्टिव है, और जो साइंटिफिक है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। साइंटिफिक अप्रोच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन, इसलिए उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल इंडक्टो डैश डिडक्टो अप्रोच। हाइपोथेटिकल इंडक्टो बस इंडक्टिव नहीं है, इंडक्टो डैश डिडक्टिव अप्रोच। तो मैंने तीन बता दिए कि इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड साइंटिफिक अप्रोच क्या। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ। सपोज तीन आदमी रिसर्च कर रहे हैं, हाँ।
तीनों का टॉपिक एक है, बट हो सकता है तीनों की फाइंडिंग अलग हो, तो किसकी फाइंडिंग वैलिड मैं मानूंगा? ये सवाल मेरे लगता है लपड़ मारते हैं। ये तीनों ठीक है, तीन पर सच बोला उन्होंने। जो सामने जिसने जो अपनी मूर्ति अभी आपके सामने देखो, मैं बैठा हुई हूँ, मैं हूँ मूर्ति। इधर वाले को क्या कहते हैं कि देखिए बस है, और इधर वाला क्या कहता है कि नहीं वो तो यूं है, और पीछे वाला कहता है यह गंजू है, आगे वाला कहता है ऐनक लगी हुई है। ये चारों बातें सच हैं, ये चारों सच हैं। तो सच फिर क्या होता है, फिर वो अगला सवाल है, वो उसके भी चक्कर में। तो कल मैंने बताई है कि वैसे ट्रूथ एक होता ही नहीं। लोग तो कहते हैं एक ट्रूथ होता है, तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होता है, सब्जेक्टिव ट्रूथ होता है, कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ होता है, एंड क्रिएटेड ट्रूथ होते हैं। तो वो अपन फिर कभी कर लें। पर तेरे को भी धन्यवाद, थैंक यू। नाम क्या है आपका? कमलेश अग्रवाल। कल भी तुम बहुत तेज थे ना, सपनों में आते रहे मेरे। पर सुबह के सपने में आए हो, वो पता नहीं कौन होता है, अच्छा होता है ना। चलो बस एक सवाल और पूछ लो, फिर अपन गर्म हो गए चालू करते हैं। अभी अपन को क्या करना है कि देखे कि प्रॉब्लम्स, मैं पूछ रहा था मैडम से कि भैया अंग्रेजी की रिसर्च कैसे होती है, इंग्लिश की। ने कहा हमारे तो प्रॉब्लम तो कहते ही नहीं, रिसर्च सोशल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट के चक्कर है। हम तो यह शेक्सपियर का सोनेट और उसके कैसे लिखा क्या हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ और होता है। फिर क्या कहते हो? तो वो कहेंगे मैं तेरा झूठ बोलूँ सच बोलूँ, तो मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, पर प्रॉब्लम हम नहीं करते हैं। तो मेरा कहना है ये प्रॉब्लम नाम का शब्द होता भी है नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक मेथड बहुत पॉपुलर ज़्यादा हो गया, फिर मटीरियलिज्म ज़्यादा हावी हो गया अपने ऊपर। हर बात प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व में जैसे जिंदगी वही है। अरे उससे उसकी बाप है, उसकी दादा है। प्रॉब्लम फाइंडिंग जो होती है वो है असली प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम फाइंड करने की ताकत तो किसी किसी में है। जैसे अभी अपने ठीक है एग्जाम्पल आने, सो प्रॉब्लम फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग, अपॉर्चुनिटी यूटिलाइजिंग, थ्रेट फाइंडिंग, वो शॉर्ट वाली जो मॉडल है कि स्ट्रेंथ ढूंढो, वीकनेस हो, अपॉर्चुनिटी हो, थ्रेट हो। फिर एक और है कि आप सपने बनाओ, सपने बनाना भी, फिर सपने बने उस सिनारियो की रिसर्च होती है कि भाई हम चाहते हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में यूँ करके बूढ़े लोगों को 50 साल पे रिटायर कर देना चाहिए, और सिर्फ यहाँ जो भी सपने हैं किसी के, मैं दूर जा रहा हूँ, बच्ची का बात का जवाब दे दिया, लंबा न कर। ठीक है, अभी अपना सवाल है कि कहाँ से समस्याएं लें, जरा सा हाथ खड़ा करके बताइए जिन्होंने समस्याएं 100% हल हो गई, हल नहीं तय हो गई है। कोई जिनका टाइटल तय हो गया है, हाथ खड़ा करो, देख तो 10-12 लोग हैं जो टाइटल तय हो गए हैं, और कईयों के भी टाइटल तय नहीं हुए, कच्चे से हैं, 50%। कुछ कह रहे हो आप? नहीं सर, हम इंटरनल बात है। हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल पाकिस्तान को तो नहीं, तो मैं बता ही देता हूँ सर। हाँ। वो एक्चुअली क्या था, इनका जो भी टाइटल, जो भी उन्होंने कहा है, दैट वाज ओनली फॉर देयर डिफेंस ऑफ द प्रपोजल। अच्छा, अभी असली टाइटल वगैरह तो जब गाइड अलग। तो बहुत बढ़िया जवाब, आपकी मदद करिए। तो पहली बात तो लिख लो यार, ऐसी रिसर्च करो जो अपनी धरती से जुड़ी हो। हमारी समस्या हो, वो नासा की समस्या या अफ्रीका की समस्या, वो नहीं, वो भी पर बाद में। पहली शर्त है कि समस्याएं ना बोलूं, नासा ना बोलूं, समस्याएं अपनी धरती से जुड़ी हुई हो। इसको उल्टा थोड़ा कर लो, मेरी धरती से जुड़ी हुई। मेरी मीन मेरा कॉलेज, मेरे लोग, मेरी, इसको और लंबा कर लो, भाई साहब से बात करते हो, प्रिंसिपल साहब हैं,
कि मैं कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का काम कर रहा हूँ, पर मैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट 1 वर्सेस 2 को कंपेयर करूँगा। ये रिसर्च पीएचडी तो मिल जाएगी, पर ये रद्दी रिसर्च है भाई, इधर इसको बता दूँ कहाँ है वो प्रिंसिपल साहब। यहाँ पर कहा थे कि चाय पी रहे थे सुबह, बड़े आदमी थे, हाँ वो बैठे पीछे दूर बैठे हो ना, दिल के तो नजदीक हो पर बॉडी से दूर हो। ये तरह की समस्या है। आप तो अपना कॉलेज लो, उसके सपने लो, और कंपेयर कंट्रास्ट कंट्रोल ग्रुप नहीं चाहिए। ये तो सारी बात ही उल्टी होगी ना कि कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा, प्री टेस्ट कौन सा होगा, पोस्ट, ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट पैरेलल ग्रुप, प्री, ये डिजाइन वाली स्टडी रद्दी ही नहीं नुकसानदेह है, क्योंकि ये धरती से जोड़ती नहीं है और असलियत बताती नहीं है, लेकिन पॉपुलर ज्यादा है। गाइड तो यही बताएगा, एग्जामिनर वैसे ही सवाल करेगा। तो अपन दलदल में फंसे बैठे हैं, अंधेरा भी हो गया। अकेले दलदल होती तो कोई बात नहीं, अंधेरा भी है। तो हमें, मैं क्या कहा, पहली बात मैं बीच में जानबूझ के ले आया दोस्त को, अच्छी चाय पिलाई आपको। क्या नाम है सर आपका? जरा खड़े तो हो जाओ ना। हाँ, तो आपको सलाम करना है इसलिए कि भैया अब तो टाइम है, अभी भी थोड़ा मोड़ लो। कैसे मोड़ेंगे भैया, आप तो फंस गए हैं। जरा सब मुँह खड़े तो हो कि ज्यादातर काम सिर्फ अपने कॉलेज की समस्याएं और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो हैं उसको पूरा टोटल स्टडी करो, उससे कंपेयर भी ना करना, प्री टेस्ट ना सोचना, पोस्ट ना देखना, और क्वालिटेटिव कहानी लिख देना। जैसे फिल्म बनती है ना, शोले बनी मान लो, तो फिर उसने बीच में इश्यूज भी बताना है। उस तरह से वो जैसे शोले लिखी गई है ना, ऐसे ही ये देखना मेरी तरफ, क्वालिटेटिव अप्रोच ऐसे लिखी जाएगी। वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर वैसे नहीं होगा, मेथोडोलॉजी है, रिलेटेड स्टडी, उसमें ऐसे चक्कर नहीं। तो कहानी जैसे शोले की कहानी क्या है, वो ट्रेन के ऊपर अमिताभ बच्चन और वो दौड़ते हुए जा रहे हैं और डाकू हुआ कुछ का मेरे को याद है जो है ना, तेरा क्या होगा कालिया, बीच में बोलना भी अब करना। ये सब कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च को, ये क्या झूठ है? नहीं, ये सच के साथ भी है, इसलिए सब कुछ है। अपन तो अपन लंबी हो गए यार, फिर मैं तो क्या करूँ मेरे को नहीं, जरा सा मैं कल कर दूँ कि पहले अपनी धरती से प्रॉब्लम हो, और ये बंधन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वगैरह वगैरह जो लग जाते हैं, उससे फिर अभी तो इतना तो बताने वो क्यों ना करें, क्योंकि उससे रियलिटी जो होल है, वो जो नेचुरल चीज है वो टूट जाती है, आर्टिफिशियल बातें होने लग जाती हैं, और वो कहाँ अब आता। सर आपने धरती से जुड़ा टॉपिक बोला, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे देश की इमेज है गांधी के बारे में, मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्वहीन लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ऐसा तो क्या मेरे को ऐसे नेगेटिव सब्जेक्ट का अलाउ होगा जिसपे किसी ने रिसर्च नहीं की? मैं कहता हूँ दिशाहीन नेतृत्व ऑफ महात्मा गांधी, सॉरी टू से, और ऐसा कोई टॉपिक लेता हूँ धरती से जुड़ा है, तो इस पे क्या वो रिसर्च यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी? अगर अक्लमंद नई यूनिवर्सिटी तो कर देगी, पर अगर पुरानी रिजिड यूनिवर्सिटी वो तो मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी क्या होती है? वो लाल बिल्डिंग यूनिवर्सिटी नहीं होती, ये है यूनिवर्सिटी। यहाँ जो बुढ़े बोर्ड के कराने आते हैं वो यूनिवर्सिटी है, तो टीएडीए लेके वो लाल बिल्डिंग वाले भेज देंगे। काम तो हम लोगों ने करना है, तो हिम्मत करनी हम लोगों ने करनी है। चलिए ठीक है, मैं समझा आप मेरी मदद कर रहे हो, फिर तू तो मेरी तकलीफ दे रहा है। मैं क्या कहता था, पहला हो कि टॉपिक धरती से जुड़ा हो, लेकिन दुनिया को इग्नोर नहीं करना, ये बात है। पर याद रखना, जिस पाँव हमारे जिस धरती पे हैं, हम जिस कॉलेज पे हैं, हमारी नहीं मेरी समस्या हो, थोड़ा हमारी कह लो तो और भी अच्छा है। जो अपनी समस्या है, मान लो आपके भी गाइडों की समस्या है, इसी को टॉपिक लो ना, फिर देखना कैसे बढ़िया उसमें बातें आएंगी, है ना। दूसरा, वो जो प्रॉब्लम ऐसी लो जो ये वेरिएबल 1 and 2 and 3। अच्छा भाई, मैं ये एक बैकग्राउंड बता दूं, मेरी
जिंदगी में सारी की सारी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है। और मैं कंप्यूटर, अपन तो ये हम लोग अभी अभी डायरेक्टर साहब से, मैं तो 1962 में वो जो बड़ा कंप्यूटर 3 कमरों में पढ़ा होता था, कंप्यूटर IBM कंप्यूटर 3 कमरों में, एक में वो काम किया है। पर मेरे को भी समझ आई है नहीं, जो कि जिसमें कोई पता नहीं बेईमानी भी कुछ और है, कि भैया ये समस्याओं को, ये वेरिएबल्स को इस तरह से तोड़ तोड़ के साइंटिफिक तरीके ना यूज करो। कौन से यूज करो? नेचुरल स्टेट का वो साइंटिफिक नहीं होते, साइंस से ज़्यादा होते हैं। साइंस को इग्नोर नहीं करते, पर उससे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा उसमें साइंस तो आपको पता है ना, जो सब कुछ विज्ञान बनता है वो 105 इंद्रियों से, जो माइंड में गया, समझ आई, जो दिखता है इन 5 इंद्रियों को, दिखता, फील, टच, टेस्ट, इनसे जो डेटा आता है वो उसकी माँ या उसकी चाची को साइंस कहते हैं। जो इनके बिना भी कुछ होता है क्या? फीलिंग होती है, ब्यूटी होती है क्या, माशिप होती है, ये जो बातें, जो जिसको मेटाफिजिकल भी कहते हैं, जिसको अपन कह लें नॉन सेंसरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, क्या कैसे कहें, नॉन सेंसरी, ये सेंसरी बाई सेंसरी, तो वो होती है क्या? इंट्यूशन होती है क्या? सब्जेक्टिविटी होती है क्या? माइथोलॉजीज में सच भी होता है क्या? ये चीज क्या रिसर्च के अंतर्गत आती है क्या? तो अगर कह दिया हाँ, तो साइंस वाले कहोगे बाहर निकालो, इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका नजरिया कि जो चीज़ दिखती है, मापी जा सकती है, टेस्ट करी जा सकती है, रीटेस्ट करी जा सकती है, वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कहाँ पे है? तो धरती से जुड़ी हुई पहली बात, दूसरी वो आपके फीलिंग के, आपके दिल के साथ जुड़ी हो, और होलिस्टिक हो। मैं ज़्यादा जोड़ी दी है कि वो टूटी हुई नहीं हो, वेरिएबल्स में नहीं टूटी हो। मेरे तो खुद अपना काम, जो बुद्ध साहब के साथ मेरे गुरु, आज उसकी उनको बस के कहें कि गुजरात में तो मेरा तो समझो पंजाब में हुआ जन्म, गुजरात तो मेरी माँ से भी ऊपर है। यहाँ पे वो आदमी, वो सज्जन बुद्ध साहब थे, और उन्होंने यही सिखाया था पहले वो, क्योंकि उन दिनों वैसी रहे, और हम उस बैकग्राउंड, मैथ कंप्यूटर वाली बैकग्राउंड थे। तो मेरे एक्सपीरियंस तो ये अंदाजा लगा लो, मान लो कि समस्या को इतना, इसको किसने सुना हो तो मेरे को बताना, चाहे फ्रंट वाला। रिडक्शनिज्म सुना किसने? रिडक्शनिज्म कुछ शब्द सुना नहीं? रिडक्शनिज्म होता है कि होल को आप तोड़ लो, तोड़े हुए को फिर तोड़ लो, तोड़े हुए को फिर तोड़ लो, और इतना छोटा कर लो कि तुम्हारे हाथ में काबू में आ जाए, और फिर कब जोड़ लेना, फिर जोड़ लेना, फिर जोड़ लेना। इस तरह से जो टूटी हुई फूल की टुकड़ियां हैं, वो फिर फूल नहीं दोबारा बनता। तो रिडक्शनिज्म में, शब्द में दोबारा, रिडक्शनिज्म में होल को तोड़ के बाद में जोड़ के, वो एग्जाम्पल तो वही देते हैं कि शीशा ले लो, पत्थर मारो उस पर और तोड़ दो, और फिर उसमें अपना मुंह देखो, दिखता नहीं मुंह, 400 मुंह दिखने लग जाते हैं। कहीं किसी में मतलब शीशा कितना है कि 400 दिखते हैं, पर 400 जुड़ते नहीं हैं। तो ये जो रिडक्शनिस्ट वाली अप्रोच, जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी से पिछले 200-300 सालों से ज़्यादा पॉपुलर होगी मैकेनिस्टिक साइंस की वजह से, ये सोशल साइंस में नहीं लगती, पर लगाई जाती है भी, क्योंकि जो यहाँ ये आदमी भी बैठे हैं कहते हैं वो सोशल साइंस के, पर हमारे बैकग्राउंड के अंदर, थिंकिंग के अंदर वही रिडक्शनिस्ट अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, वो वाली बात हक भी हो रही है। अपने को रोटी खानी होती है, PhD करनी है, मुझे किसी तरह से PhD मिल जाए, उसके बाद देखेंगे, रिसर्च कर लेंगे। ऐसा हर कोई करेगा, मेरा बेटा वो भी करेगा,
मैं दोबारा से जन्म लूँ अपनी ज़िंदगी में से, मैं भी वैसी करूँगा, आप भी वैसी करोगे। पर जाग जाओ, मेरा सिर्फ काम है जागा कि तुम यार जाग जाओ। रोज जी चाहे कोई बात नहीं, रोते रहो, कहते रहो, पर जागो कि हमें होलिज्म की तरफ जाना है, रियलिटी की तरफ जाना है। मुश्किल है, अड़चने हैं, क्रिटिसिज्म है, तकलीफ, रास्ता दिखता भी नहीं है, लेकिन हमको उस तरफ चलना है। कितने हो गए? धरती से जुड़ी हो, नेचुरलिस्टिक हो और होलिस्टिक रिसर्च हो और क्वांटिफिकेशन जो खुदा बना पड़ा है। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, मेरा कल बस किसी को बता रहा था कि मेरे को 200 में से 200 मार्क्स थे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, पर ये अब लड़ाई हो जाएगी चुकों में, पर इसने बर्बाद कर दिया है मैथ ने। तो ये कैसे बर्बाद कर दिया? सारी चीजों को नंबर में जोड़ दिया। नंबर में क्या जोड़ दिया कि मतलब आपको तो पता है ना, जो चार होते हैं, नॉमिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इंटरवल, रेशियो अप्रोच, इन सबको मैडम तुम खड़ी हो जाए क्योंकि आप बड़ी हो, इसलिए तेरे को छेड़ भी लोगे तो सहन कर लोगे, एक तो उधर मुँह करो। इस मैडम को सुंदरता के लिए नंबर दो। मेरे को दे देते, चलो मैडम को बिठा दो, मेरे को बुढ़ेपे के नंबर बैठ जाओ मैडम। जो ये नंबरों में क्वालिटीज को, होलिस्टिक को नंबरों में बदल के, मजबूरी है, हम, मेरे को पता है मजबूरी, पर जो करके दुनिया चलती है वो फ्रेगमेंट हो जाती है, रियलिटी से कहीं भाग जाती है। तो फिर करें क्या? फिर एडिशन, मीन, फीन, नहीं, लेकिन हमको आभास हो कि भैया तुम्हारी तबीयत कैसी है ये बता दो। नंबर नहीं पूछ रहा आप मुझे मैडम कैसी लग रही है मुझे बता दो, तो अब अच्छी लग रही है, सारू छे बता, सारू छे, ये मीनिंगफुल है। पर नंबर तो क्वांटिफिकेशन है, कंपैरिजन है, ऊपर नीचे कोरिलेशन निकल आता है, इसको तो एनालिसिस वेरिएंस लग जाता है। ये सब सारे क्या है, बदतमीज हैं ये सारे वेरिएबल्स, वो तौर तरीके, शब्दों पे ना जाना प्लीज, क्योंकि नहीं तो आपको भी गाली निकालनी आती है, ऐसा मेरे को नहीं पता है। तो अपन अपनी गाली के चक्कर में, सच्चाई को जरा हाईलाइट करने के चक्कर में कहीं उल्टी बात ना सोचे, समझ आ जाए कि कुछ चीजें क्वांटिफिकेशन करके लगती तो ठीक है, पर वो मरी हुई होती है, सच नहीं होती। उसमें वो वेरिएबल, यूनिफॉर्मिटी, प्रमोशन, इक्वालिटी, वो मेरे को पता है, आपको भी पता है, पर वो वेरिएबल नहीं चाहिए हमको। कंपटीशन वाले वेरिएबल कौन से चाहिए? मीनिंगफुल चाहिए। सब्जेक्टिविटी क्या मतलब बात करूँ मैं, रोका नहीं जाता ना। तो ऐसे समझो कि रिसर्च ऐसी पिकअप करना जो ABCDFGH के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो से जुड़ी हो, आपके कंट्रोल में हो, अब सब यूजफुल हो वगैरह वगैरह, ऐसी रिसर्च करके करना। अभी मैं अपन आपको ताकि थोड़ा आपकी परमिशन से दिखा दे, वो वाली बात समझ आएगी। नहीं सर, वो कर लें। हाँ, तो एक सज्जन है, राजस्थान में है, नाम है तिपानिया है, अजमेर के पास में। अजमेर देखा किसी ने? तपानिया नहीं देखा किसी ने? तपानिया देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा वैसे, लेकिन इसमें बेयर फुट, जो चाइना में डॉक्टर कहते थे, चाइना में क्या कहते थे? बेयर फुट डॉक्टर। इसने बेयर फुट कॉलेज बनाया और डॉक्टर पब्लिक इंजीनियर, पब्लिक टीचर एंड पब्लिक वगैरह वगैरह तैयार करता है। पर शर्त है कि तुम मेरे कॉलेज में अगर आओगे तो तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, पढ़ाने वाले के पास भी और पढ़ने वाले के पास भी। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, इसी के वर्डिंग से सुनना चाहता हूँ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप
डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, क्वालिफाइड नहीं डिसक्वालीफाई हो जाते। क्यों? क्योंकि वो फिर आप ये कि वो धरती से नहीं जुड़ते। धरती से ना जुड़ने वाले लोग होते हैं जो किताबों में बहुत अच्छी चीजें हैं, पर वो अच्छी चीजें हमको धरती से नहीं जुड़ने, आकाश से तो आसमान से तो मोहब्बत से तो खुदा से तो जोड़ देंगी, पर धरती से नहीं। तो ये जो कर रहा है, ये कह रहा था कि मैं जेपी मूवमेंट के साथ में आ गया, और जब वहाँ पे और कहता कि मैं हिंदुस्तान के डून स्कूल का ये आदमी है कि हिंदुस्तान के स्कूल में पढ़ा, मेरी माँ ने मेरे को अच्छी तरह पढ़ाया, जब मैं बड़ा हुआ तो उम्मीदें हुई कि भैया न्यूयॉर्क जाएगा या लंदन जाएगा। और जब मैं उन्हीं दिनों कहीं बिहार में क्या हुआ था वो पड़ी हुई थी अकाल, आपने देखी होंगी, सुनिए क्या अच्छा अंदाजा लगाया अगर वहाँ पे गया तो लगा कि अरे ये देश है, ये सारे सबसे बढ़िया पृथ्वी, पानी, हवा, ये छह चीजें कनाडा में नहीं होती, तो डायरेक्टर साहब पढ़ के आए वहाँ नहीं होता ये पराली को छोड़ लो, पर इनके जो अपना पानी, गर्मी, हवा, मिट्टी, वैरायटी और छह सीजन तो वो सुने ही नहीं कि 6 सीजन होते भी हैं। वो कहो ना कि एक ठंडा सीजन और एक गर्म सीजन और एक बरसात का सीजन और एक वो कौन सी चौथा जो दूसरे फूल पत्ते लगते हैं। I'd like to take you to another world, and I'd like to share a 45-year-old love story with the poor living on less than $1 a day. I went to a very elitist, snobbish, expensive education in India, and that almost destroyed me. I was all set to be a diplomat, teacher, doctor, all laid out. I don't look it, but I was the Indian national squash champion for 3 years. The whole world was laid out for me. Everything was on my feet. Could do nothing wrong. And then I thought, out of curiosity, I'd like to go and live and work, and just see what a village is like. So in 1965, I went to what is called the worst Bihar famine in India, and I saw starvation, death, people dying of hunger for the first time. Changed my life. Came back home, told my mother, I like to live and work in a village. Mother went into a coma. What is this? The whole world is laid out for you, the best jobs are laying out for you, and you want to go and work in a village? I mean, is there something wrong with you? I said, no, I've got the best education, it made me think, and I wanted to give something back in my own way. What do you want to do in a village? No job, no money, no security, no prospect. I said, I want to live and dig wells for 5 years. Dig wells for 5 years? You went to the most expensive school and college in India and you want to dig wells for 5 years? She didn't speak to me for a very long time because she thought I'd let my family down. But then I was exposed to the most extraordinary knowledge and skills that very poor people have, which is never brought into mainstream, which is never identified, respected, applied on a large scale. And I thought I'd start a barefoot college only for the poor. What the poor thought was important would be reflected in the college. Went to this village for the first time. Elders came to me and said, are you running from the police? I said, no. You failed in your exam? I said, no. You didn't get a government job? I said, no. What are you doing here? Why are you here?
The educational system in India makes you look at Paris and Delhi and Zurich. What are you doing in this village? Is there something wrong with you you're not telling us? I said, no, I want to actually start a college only for the poor. What the poor thought was important would be reflected in the college. So then they gave me some very sound and profound advice. They said, please, don't bring anyone with a degree and qualification into your college. So it's the only college in India where if you should have a PhD or a master's, you're disqualified to come. You have to be a cop-out or a washout or a dropout to come to our college. You have to work with your hands. You have to have a dignity of labor. You have to show that you have a skill that you can offer to the community and provide a service to the community. So we started the Barefoot College, and we redefined professionalism. Who is a professional? A professional is someone who has a combination of competence, confidence, and belief. A water diviner is a professional. A traditional midwife is a professional. A traditional bone setter is a professional. These are professionals all over the world. You'll find them in any inaccessible village around the world. And we thought that these people should come into mainstream and show that the knowledge and skills that they have is universal. It needs to be used, it needs to be applied, it needs to be shown to the world outside that these knowledge and skills are relevant even today. So the college works following the lifestyle and work style of Mahatma Gandhi. You eat on the floor, you sleep on the floor, you work on the floor. There are no contracts, no written contracts. You can stay with me for 20 years, go tomorrow. And no one can get more than $100 a month. You come for the money, you don't come to Barefoot College. You come for the work and the challenge, you come to the Barefoot College. That is where we want you to try crazy ideas. Whatever idea you have, come and try. Doesn't matter if you fail. Battered, bruised, you start again. It's the only college where the teacher is the learner and the learner is the teacher. And it's the only college where you don't give a certificate. You are certified by the community you serve. You don't need a paper to hang on the wall to show that you are an engineer. So when they said that, they said, well, show us what is possible. What are you doing? This is all mumbo jumbo if you can't show it on the ground. So we built the first Barefoot College in 1986. It was built by 12 barefoot architects who can't read and write. Built on $1.50 a square foot. 150 people lived there, worked there. They got the Aga Khan Award for Architecture in 2002. But then they suspected, they thought there was an architect behind it. I said, yes, they made the blueprints, but the barefoot architects actually constructed the college. We are the only ones who actually returned the award for $50,000 because they didn't believe us and we thought that they were actually casting aspersions on the barefoot architects of Telonia. I asked a forester, high-powered, paper-qualified expert. I said, what can you build in this place? He had one look at the soil and said, forget it, no way, nothing can work. No water, rocky soil. I was in a bit of a spot, and I said, okay, I'll go to the old man in the village and say, what should I grow in this pot? He looked quietly at me and said, you build this, you put this, and it'll work. This is what it looks like today. Went to the roof, and all the women said, clear out. The men should clear out because we don't want to share this technology with the men. This is waterproofing the roof. It is a bit of jaggery, a bit of urine, and a bit of other things I don't know, but it actually doesn't leak. Since 1986, it hasn't leaked. This technology, the women will not share with the men. It's the only college which is fully solar electrified. All the power comes from the sun. 45 kilowatts of panels on the roof, and everything works off the sun for the next 25 years. So long as the sun shines, I have no problem with power. But the beauty is that it was installed by a priest, a Hindu priest who's only done 8 years of primary schooling. Never been to school, never been to college. He knows more about solar than anyone I know anywhere in the world. Guaranteed.
food, if you come to the Barefoot College, is solar cooked. But the people who fabricated that solar cooker are women. Illiterate women who actually fabricate the most sophisticated solar cooker. It's a parabolic Schaeffler solar cooker. Unfortunately, they're almost half German. They're so precise. You'll never find Indian women so precise. Absolutely to the last inch, they can make that cooker. And we have 60 meals twice a day of solar cooking. We have a dentist. She's a grandmother, illiterate, who's a dentist. She actually looks after the teeth of 7,000 children. Barefoot technology. This was 1986, no engineer, no architect thought of it, but we are collecting rainwater from the roofs. Very little water is wasted. All the roofs are connected underground to a 400,000 liter tank, and no water is wasted. If we have 4 years of drought, we still have water in the campus because we collect rainwater. 60% of children don't go to school because they have to look after animals, sheep, goats, domestic chores. So we thought of starting a school at night for the children. We call the night schools of Thilonia. Over 75,000 children have gone through these night schools because it's for the convenience of the child, it's not for the convenience of the teacher. And what do we teach in these schools? Democracy, citizenship, how you should measure your land, what you should do if you're arrested, what you should do if your animal is sick. This is what we teach in the night schools. But all the schools are solar lit. Every 5 years, we have an election between 6 to 14-year-old children participate in a democratic process, and they elect a prime minister. The prime minister is 12 years old. She looks after 20 goats in the morning, but she's prime minister in the evening. She has a cabinet, Minister for Education, Minister for Energy, Minister for Health, and they actually monitor and supervise 150 schools for 7,000 children. She got the World's Children's Prize 5 years ago, and she went to Sweden. First time ever going out of a village, never seen Sweden, wasn't dazzled at all by what was happening. And the Queen of Sweden, who's there, turned to me and said, "Can you ask this child where she got her confidence from? She's only 12 years old, and she's not dazzled by anything." And the girl who's on her left turned to me and looked at the Queen straight in the eye and said, "Please tell her I'm the Prime Minister." Where this percentage of illiteracy is very high, we use puppetry. Puppet is the way we communicate. You have Joachim Chacha, who's 300 years old. He's my psychoanalyst, he's my teacher, he's my doctor, he's my lawyer, he's my donor. He actually raises money, solves my disputes. He solves my problems in the village. If there's tension in the village, if the attendance in the schools go down and there's a friction between the teacher and the parent, the puppet calls the teacher and the parent in front of the whole village and says, "Shake hands, the attendance must not drop." These puppets are made out of recycled World Bank reports. So this decentralized, demystified approach of solar electrifying villages, we've covered all over India, from Ladakh up to Bhutan. All solar electrified villages by people who have been trained. When we went to Ladakh and we asked this woman, this at -40, you have to come out of the roof because there's no place, it's all snowed up on both sides. And we asked this woman, what was the benefit you had from solar electricity? And she thought for a minute and said, "It's the first time I can see my husband's face in winter."
Went to Afghanistan. One lesson we learned in India was men are untrainable. Men are restless, men are ambitious, men are compulsively mobile, and they all want a certificate. All across the globe, you'll have this tendency of men wanting a certificate. Why? Because they want to leave the village and go to a city looking for a job. So we came up with a great solution: train grandmothers. What's the best way of communicating in the world today? Television? No. Telegraph? No. Telephone? No. Tell a woman. So we went to Afghanistan for the first time. And we picked 3 women and said, we want to take them to India. They said, impossible. They don't even go out of their rooms and you want to take them to India. I said, I'll make a concession. I'll take the husbands along as well. So I took the husbands along. Of course, the women were much more intelligent than the men. In 6 months, how do we train these women? Sign language. You don't use the written word. You don't use the spoken word. You use sign language. And in 6 months, they can become solar engineers. They go back and solar electrify their own village. This woman went back and solar electrified the first village, set up a workshop. The first village ever to be solar electrified in Afghanistan were by the 3 women. This woman is an extraordinary grandmother, 55 years old, and she solar electrified 200 houses for me in Afghanistan, and they haven't collapsed. She actually went and spoke to an engineering department in Afghanistan and told the head of a department the difference between AC and DC. Didn't know. Those 3 women have trained 27 more women and solar electrified 100 villages in Afghanistan. We went to Africa and we did the same thing. All these women sitting in one table from 8, 9 countries, all chatting to each other, not understanding a word because they're all speaking the different language. But their body language is great. They're speaking to each other and actually becoming solar engineers. I went to Sierra Leone, and there was this minister driving down at the dead of night, comes across this village, comes back, goes into the village, says, well, what's the story? They said, these 2 grandmothers. Grandmothers? Minister couldn't believe what was happening. Where did they go? Went to India and back. Went straight to the president. He said, do you know there's a solar electrified village in Sierra Leone? He said, no. Half the cabinet went to see the grandmothers the next day. What's the story? So he summoned me and said, can you train me 150 grandmothers? I said, I can't, Mr. President, but they will. The grandmothers will. So he built me the first barefoot training center in Sierra Leone. And 150 grandmothers are being trained in Sierra Leone. Gambia. I went to select the grandmother in Gambia. Went to this village, I knew which woman I would like to take. The community got together and said, I'll take these 2 women. I said, no, I want to take this woman. They said, why? She doesn't know the language, you don't know her. I said, no, I like the body language, I like the way she speaks. Difficult husband, not possible. Call the husband. Husband came. Swaggering, politician, mobile in his hand, not possible. Why not? The woman, look how beautiful she is. I said, yeah, she's very beautiful. What happens if she runs off with an Indian man? That was the biggest fear. I said, she'll be happy, she'll ring up in a mobile. She went like a grandmother and came back like a tiger. She walked out of the plane and spoke to the whole press as if she was a veteran. She handled the national press and she was a star. And when I went back 6 months later, I said, where's your husband? Oh, somewhere, doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. Success story. I will just wind up by saying that I think you don't have to look for solutions outside. Look for solutions within and listen to people. They have the solutions in front of you. They're all over the world. Don't even worry. Don't listen to the World Bank. Listen to the people on the ground. They have all the solutions in the world.
I'll end with a quotation by Mahatma Gandhi. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. Thank you. अंग्रेजी है, जल्दी जल्दी है, समझ नहीं आती, पर टुकड़ों में आती है। तो 25-30 टुकड़े कहीं जोड़ के, हालांकि वो तो हम मेथड गलत है, टुकड़े कभी जुड़ते नहीं हैं, होल से पार्ट टुकड़े बनते हैं। अपन तो यही तो कर रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच, पर मजबूरी है टुकड़ों में 8-7 आदमी खड़े होकर जल्दी जल्दी बताओ क्या देखा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ईश्वर उसके साथ नहीं है जो एसी में बैठ के, मैं लिंक कर रहा हूँ, तो ईश्वर उसके साथ है जो कड़ी धूप में मेहनत में पत्थर जोड़ है। तो ऐसे ही एजुकेशन, उसमें ही 4 दीवारी में एसी में बैठ के मैं ले रहा हूँ, किताबी ज्ञान ले रहा हूँ। जमीन की हकीकत ये है कि जो पुअर अभावग्रस्त लोग हैं उसको मैं अगर एजुकेट करके और कुछ भी चमत्कार अपने सबको टाइम देना। हाँ जी, હા એટલે રાજસ્થાનની અંદર એક એવી કોલેજ છે કે જેની અંદર જે પુઅર છે, ગરીબ લોકો છે, એ લોકોને શીખવવામાં આવે છે વસ્તુઓ, જ્યાં જ્યાં ક્વોલિફિકેશન છે ત્યાં લોકોને ડિસ્ક્વોલિફાઈ કરવામાં આવે છે, એટલે જે સર્ટિફિકેટ્સ ને બધું અવેલેબલ છે એ લોકોને ડિસ્ક્વોલિફાઈ કરવામાં આવે છે। એજ્યુકેશન સિસ્ટમને આપણે જે ડિગ્રી પીએચડીના ઇક્વિવેલન્ટ કરેલું છે, એટલે શું આપણે એવું જ વિચારી લઈએ છીએ કે જો એજ્યુકેશન લેવું હોય એટલે અલ્ટિમેટલી આપણા જોડે ડિગ્રી હોવી જોઈએ, પણ ઘણા બધા ડેટા ઉપરથી આપણને ખબર પડેલું છે કે ઇનફોર્મલ લર્નિંગ અને લોકો જોડેથી જો તમે આઈડિયા કલેક્ટ કરશો તો અલ્ટિમેટલી તમને એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળી જશે। એટલે પ્રોફેશનલાઇઝ એપ્રોચ એટલું જ એટલું સોલ્યુશન નથી, પણ વી હેવ ટુ લિસન એવરીબડી એન્ડ કન્સિડર द व्यू पॉइंट। अभी आपने लाइफ लॉन्ग एजुकेशन पे खड़े हो जाओ, उतनी देर में काम किया है, तो हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया का रास्ता तब होगा जब फॉर्मल स्कूल मरेगा। बहुत मजबूत है, नहीं भी मरेगा, नहीं मॉडिफाई होगा, और इनफॉर्मल थोड़ा सा। तो एक मॉडल है फाइन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल की लाइफ लॉन्ग लर्निंग शादी करनी है। फाइन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, दोबारा बोलो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल की शादी लाइफ लॉन्ग धरती पे करनी है। पर बहुत सारी टाइयाँ उतर जाएंगी प्रोफेसरों की, क्योंकि अब तो हेडमास्टर नहीं रहोगे, तुम कुछ और बन जाओगे। थैंक यू। हाँ जी, बस दो એકદમ માણસની અંદર જે કંઈ પણ છે, જે પણ સ્કિલ છે, આવડત છે, એને તમે નંબર્સમાં નહીં, સર્ટિફિકેટમાં નહીં, ડિગ્રીમાં નહીં, પણ એનાથી ઉપર છે। એટલે તમે ડિગ્રીમાં જ્યારે એને લઈ લો છો, માર્ક્સમાં લઈ લો છો, ત્યારે તમે એને લિમિટેડ કરી દો છો। એટલે આપણે એને લિમિટેડ નથી કરવાની, પણ એને અનલિમિટેડ કરવાની છે। લાસ્ટ વર્ષ। हाँ जी સરજી, આ ઘટનાને હું એક વસ્તુ સાથે જોડવા માંગુ છું। દુનિયાના એક મહાનતમ વ્યક્તિ વિવેકાનંદ, કે જેના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ, એમણે સ્કૂલનું ફોર્મલ એજ્યુકેશન લીધેલું જ નહીં। એ પોતાનું એજ્યુકેશન એમણે કુદરતના પ્રાકૃતિક તત્વોમાંથી શીખ્યા છે। मैं इस मैडम को धक्का मार के इसलिए कहा कि मैंने डोमिनेटेड दुनिया ही है, कोई बोलो तो जी। हाँ, હું આના પરથી એવું સમજુ છું કે માણસ અભણ હોય તો પણ એની અંદર કંઈક આવડત રહેલી છે, અને આપણે એને માત્ર ને માત્ર શિક્ષણની સાથે મૂલવવાનું નથી, કારણ કે ઘણી વખત ઇલિટરેટ પીપલ પણ આપણને ઘણી બધી બાબતો શીખવે છે। તો આપણે એનામાં જે પોટેન્શિયલ પડેલું છે એને ઓળખીને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। चलो शाबाश। जरा इन 8 लोगों को 80 लोग ताली से शाबाश कर दो। अब अपने ये बात तो सीखी, जब रिसर्च करनी है वो धरती से जुड़ी हो, हमारी रियलिटी से जुड़ी हो, और उसके सलूशन भी यहीं से ढूंढो। ये तो कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट की रद्दी से बना हुआ ये खिलौना है। क्या बोला? वर्ल्ड बैंक की रद्दी से नहीं, रिपोर्ट की रद्दी से खिलौना बनाया ये। मतलब वो खैर एक्सट्रीम कह रहा है। अपन तो बराबर की बात करते हैं कि दुनिया को ध्यान में रखो। गांधी जी जो कहते थे, माई विंडोज खुले रहेंगे पर हवा आएगी ताजी,
लेकिन मेरे को मेरे पाँव से, मेरी धरती से वो हवा उड़ा के ना ले जाए। बस इतनी सी बात अगर अपन समझ गए कि आपने अगर पीएचडी कर भी ली, आधी आगे 50 पे आ भी गए, उन टॉपिक्स को, उन लोगों को, उन चीज़ों को धरती से जोड़ के ऐसी रिसर्च करने की, अगर ये बात समझ आ गई तो अपनी फिल्म का काम हो गया। दूसरा अगर ये समझ आ गई कि पार्ट फ्रेगमेंटेड अप्रोच ने, जैसे MLL चला दी थी देश में, मेरे साथी हमारे साथ में, उस अप्रोच को MLL की तरफ नहीं जाना, लेकिन डिटेलिंग भी करनी है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग भी नहीं करना, हमें होलिज्म की तरफ जाना है, पर पार्ट को समझना है। तो इसलिए रिसर्च जो हो वो छोटी छोटी नहीं, आपका पूरी होल को समझने की बात हो। तो बाकी ठीक है, उनका स्वागत भी हो गया, ये अपना काम भी हो गया। और तीसरी बात ये कि हम आप जो आपके टॉपिक्स हैं उनको फिर आफ्टरनून साहब के सो कॉल्ड इंटरेक्शन के बाद में करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। स्वाध्यायः परमं तपः। વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ 1 નવેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉપલબ્ધ। આજે જ આપના નજીકના અભ્યાસ કેન્દ્રનો સંપર્ક કરો। ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી।